नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में करीब 64% मतदान। पश्चिम बंगाल में 79% से ज्यादा वोटिंग। बीजेपी सीपीएम का टीएमसी पर हिंसा फैलाने का आरोप। कई बूथों पर फिर से मतदान की मांग। मध्य प्रदेश में 69, झारखंड में 65 और राजस्थान में 64% डाले गए वोट। 424 सीटों का मतदान पूरा। लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों के लिए प्रचार तेज। अमित शाह की पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर और बिष्णुपुर के अलावा पटना में भी रैली। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल और झारखंड में करेंगे प्रचार। प्रियंका गांधी का हरियाणा के अंबाला और हिसार में रोड शो। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसपी बीएसपी की साझा रैली। चीन के साथ कारोबारी घाटे को और बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अब नहीं होने देंगे हर साल $500 अरब का नुकसान। ट्रेड वॉर की आशंका के मद्देनजर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट। सोमवार को 3 साल के निचले स्तर पर रहा शंघाई कंपोजिट इंडेक्स। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन की तैयारियां पूरी। अक्षय तृतीया के मौके पर आज शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए आज खुलेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री धाम। गुरुवार से केदारनाथ और शुक्रवार से बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। और बंदगी और इबादत का पाक महीना रमजान शुरू। पहला रोजा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, ये पावन महीना समाज में बढ़ाएगा सौहार्द, खुशहाली और भाईचारा। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव संपन्न हो गया। इस चरण में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इसके साथ ही अब तक 424 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं अनंतनाग सीट पर तीसरे और अंतिम दौर का भी मतदान संपन्न हो गया। इस दौर में 674 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। तो चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में कुल 64.04% मतदान हुआ है। इस दौर में पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा 79.43% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं राजस्थान की 12 लोकसभा सीट पर 63.73% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर 57.93% मतदान दर्ज किया गया है। जबकि इस दौर में मध्य प्रदेश लोकसभा सीट पर 68.98% मतदान दर्ज हुआ है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां 57.76% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और वहीं झारखंड में 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर 65.12% मतदान दर्ज किया गया है। If you see how many number of people voted as compared to 2014 in 2019 for the first 4 phases, it is nearly 6 crore more number of voters have voted. So if I give you the exact number,
5.94 crore number of more voters have actually participated vis-a-vis 2014 in 2019 first four phases. So that shows that how much is the optimism and how much is the participation. And if I also would like to be very happy to share with you that the women voters have really come out in a big number, and in these four phases 20 crore number of women voters have actually voted. If you see the third gender, 6,389 number of third gender people, they have participated. And if you see in absolute percentage figure, for first four phases, the voting percent up to fourth phase is higher by 1.09%. So if you add all the four phases of 2014 and 2019, the increase voting percentage wise is 1.09%. I now come to the fifth phase, and in today's fifth phase, total number of 8.77 crore electors they were eligible today to participate in the fifth phase. If I give you the breakup, it is 4.63 crore male electors, 4.14 crores women electors, female electors, and 2,119 third gender. They were eligible to participate. तो लोकसभा चुनाव का पांचवा दौर जहां सभी राज्यों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बनगांव में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। बीजेपी और सीपीएम ने टीएमसी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है और कई बूथों पर फिर से मतदान की मांग की है। वहीं लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले वो घाटाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह बिष्णुपुर में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इन तीनों लोकसभा सीटों पर 12 मई को छठे चरण में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल के बाद अमित शाह बिहार के पाटलिपुत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। पाटलिपुत्र में 19 मई को आखिरी चरण में मतदान होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। झारखंड के चाईबासा में चुनावी जनसभा करने का उनका कार्यक्रम है और इसके बाद वो धनबाद में एक रोड शो करेंगे। झारखंड के बाद राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अंबाला, हिसार में जनसभाएं और रोहतक में रोड शो करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आज मायावती और अखिलेश यादव साझा चुनावी रैली कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे चुनाव में 5 चरण का मतदान हो चुका है। अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में छठा चरण काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई सियासी बयार अब पूर्वांचल तक पहुंच गई है। अंतिम 2 चरण के मतदान पूरी तरह से पूर्वांचल पर केंद्रित हैं। तो छठे चरण में 12 मई को उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रीवास्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। इन 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी को 2014 में जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, जैसा कि कहा जा रहा है कि छठा और 7वां जो है वो दरअसल पूरी तरह से निर्भर करता है पूर्वांचल पर, और कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी ताकत कांग्रेस ने झोंकी है पूर्वांचल में। बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी इस इलाके में। किस तरह से देखें हम इस बार के मुकाबले को?
अभिलाषा, अगर इस चरण की बात करें, छठे और सातवें चरण के लिए, ये तीनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है, जहां गठबंधन यहां पूरी ताकत अपनी झोंकी है। आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आज साझा रैली भी है, क्योंकि ये पूर्वांचल का इलाका जो है यही तय करता है कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी, क्योंकि राजनीतिक चेतना भी यहाँ ज़्यादा मानी जाती है बाकी इलाकों के मुकाबले। वहीं कांग्रेस महासचिव, जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन का यहाँ इम्तिहान होगा, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जो पहली बार राजनीतिक पद लेकर उत्तर प्रदेश में आई हैं, उन्हें पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई थी। करीब 40 सीटों की उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उनके लिए भी ये बेहद अहम है, क्योंकि ये एक तरह से सियासी भविष्य को उनके तय करेगा। अगर यहाँ बेहतर प्रदर्शन करती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी में संभावनाएं तलाशेगी कांग्रेस। और पूर्वांचल से, क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों बीजेपी में, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में दिग्गजों की जगह तो है ही पूरा पूर्वांचल, और पूर्वांचल ही तय करेगा कि पूरे क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश से जो चुनावी बयान निकलेगी वो दिल्ली का रास्ता पूरा वही तय करेगी। साथ ही सबसे अहम आपको बात बताना चाहूँगा, क्योंकि पूर्वांचल में मैंने जैसा कहा कि राजनीतिक चेतना ज़्यादा मानी जाती है, यहाँ से हमने देखा है कि जो कई प्रधानमंत्री निकले हैं, चाहे वो वीपी सिंह हो, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे हों, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, तो ऐसे में वहाँ लेकिन विकास के मुद्दे काफ़ी अहम हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री रहे, कई कद्दावर नेता वहाँ से आते रहे, लेकिन पूर्वांचल में विकास एक बड़ा मुद्दा रहा। और इस बार भी हम देखते हैं कि पूर्वांचल में जो जनता है वो विकास के मुद्दे को ही अपने आगे ले जा रही है, क्योंकि बाकी इलाकों के मुकाबले पूर्वांचल विकास की रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ हमें दिखाई बिल्कुल, यानी विकास जो है वो बड़ा मुद्दा है पूर्वांचल में। और जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस के लिए बेहद ही अहम रहने वाला है ये चरण, क्योंकि प्रियंका गांधी पर भरोसा जताया है। उनका राजनीतिक भविष्य उसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। साथ ही बीजेपी और गठबंधन के लिए तो अहम है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवविक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो छठे चरण में 12 मई को हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। हरियाणा की अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीटें शामिल हैं। तो हरियाणा में चुनाव अब जल्द ही होने वाले हैं, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं, और हरियाणा में इस बार सियासी समीकरण काफी बदल गए हैं। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई के बजाय जेजेपी, आप गठबंधन और INLD की मौजूदगी से मुकाबला रोचक हो गया है। कई जगहों पर जो संघर्ष है वो चतुष्कोणीय नजर आ रहा है। और इधर दिल्ली की सभी सीटों पर छठे चरण में चुनाव होना है, और नई दिल्ली लोकसभा सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के मुद्दे और मतदान को लेकर उनका रुख क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट। आइए जानते हैं क्या है यहाँ के मतदाताओं की मन की बात। ये ऊंची ऊंची इमारतें, रिहायशी कॉलोनियाँ, कनॉट प्लेस का बाजार, ये है लुटियन दिल्ली का इलाका, जो कि नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। ये वो इलाका है जहाँ दिल्ली के उच्च मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। आमतौर पर क्षेत्र में हर सामान्य जन सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन वाहन पार्किंग और सीवर लाइन जैसी समस्याएं भी हैं। मैं यहाँ 30 सालों से रह रही हूँ। यहाँ सब समस्या बस सिर्फ पार्किंग की है और सीवरेज की है। हमारी कुछ एरिया यहाँ है कलाली बाग मस्जिद कंपाउंड गोल मार्केट, न वहाँ बिजली की सुविधाएं न पानी की सुविधाएं, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही और काफ़ी परहेज करते रहते हैं।
नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सरोजनी नगर जैसे इलाके भी हैं, जहां व्यावसायिक और रिहायशी इलाके साथ साथ हैं। यहाँ रोजाना पर्यटकों और खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से आ रही हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है और वेरी रीज़नेबल, और यहाँ के लोग भी ठीक है, मतलब सेफ फील करती हूँ, मतलब कोई इनसिक्योरिटी नहीं लगती मुझे। उच्च मध्यम वर्ग में मतदान को लेकर उदासीनता रहती है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने जागरूकता बढ़ाने के विशेष इंतजाम किए हुए हैं। वहीं ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर भी मतदाता खुश हैं। जो वीवीपैट मशीन जो अब आई है उससे बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि जो लोग बटन दबाते थे उसमें ये पता नहीं चलता था कि किसको हमारा वोट जा रहा है। जो प्रिंट आउट निकल के आएगा उससे भारत के भविष्य के फैसले में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चलेगा कि हमने अपना जो वोट दिया है किस सरकार को दिया है। वोट देना बहुत ज़रूरी है हर नागरिक के लिए, हर देशवासी के लिए, क्योंकि ये भारत का भविष्य है, आने वाला कल। कहते हैं हम विकास की ओर जा रहे हैं। सभी लोगों को वोट का, अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, वोट देना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगता है उस नेता को वोट देना चाहिए। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के 10 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम और ग्रेटर कैलाश विधानसभा शामिल हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने फिर से अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने ब्रजेश गोयल को टिकट दिया है। अंकुर श्रीवास्तव, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। और आइए हम खबरों में आगे बढ़ें और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो आपको बता दें, उससे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट को लेकर अहम सुनवाई होनी है। विपक्षी दलों ने जो याचिका दाखिल की थी उसे लेकर अहम सुनवाई आज होनी है। %50 पर्चियों का मिलान करने के विपक्षी दलों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करने जा रहा है। इससे पहले दिशा निर्देश कोर्ट की ओर से दिए गए थे, जिसके बाद एक बार फिर मामले की सुनवाई करने की मांग विपक्षी दलों ने की। इन दलों की मांग है कि 50% वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। इसके लिए टीडीपी और कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। पूरे देश में जो विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाया है कि बहुत ज़्यादा एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, और इसका असर आप हरियाणा में क्या देखते हैं? हरियाणा में बिल्कुल कोई असर नहीं है। हम हरियाणा में किसान के साथ खड़े हैं। 2016 में हमने जाट एजिटेशन देखा था हरियाणा में, जाट वर्सेस नॉन जाट का पूरा जो एक ये डिवाइड दिखता है हरियाणा में। विपक्षी दलों ने, खास करके कांग्रेस ने, ये कहीं सोचा कि ये अनुभवहीन सरकार है, इसको उखाड़ना बड़ा आसान है, इसको टॉपल किया जाए। जो पूरे अलायंसेस हैं, क्या इससे बीजेपी को थोड़ा भयभीत होने की जरूरत है, या बिल्कुल ये अलायंसेस का इम्पैक्ट आप देखते नहीं है? पहली बात तो कि नई नई पार्टियां बनी हैं, किसी का कोई जनाधार ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से कोई वो पॉलिटिकली लोकसभा में किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त करने वाले हों। देखिए खास बातचीत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो भारत और अमेरिका द्विपक्षीय
आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं और इस सहयोग के लिए आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और उनके समकक्ष अमेरिकी मंत्री के बीच बयान जारी कर कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। दरअसल बीते साल दोनों देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु की उनके अमेरिकी समकक्ष विल्बर रॉस के साथ सोमवार को हुई बैठक में भारत की ई वाणिज्य नीति, डेटा के स्थानीयकरण और अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों पर ऊंचा शुल्क लगाए जाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच चिकित्सीय उपकरण, निजी डेटा संरक्षण विधेयक, रिजर्व बैंक की सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री, भुगतान कंपनियों के लिए डेटा के स्थानीयकरण, वीजा संबंधी मुद्दे और बौद्धिक संपदा अधिकार और विमान यात्री सुरक्षा प्रणाली जैसे मुद्दे को लेकर अमेरिका की आपत्ति को लेकर भारत के साथ गहन चर्चा हुई है। और वहीं भारत और चीन के व्यापार वार्ता टूटने की आशंका के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन के साथ कारोबारी घाटे को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ व्यापार पर हर साल अमेरिका को $500 अरब का नुकसान होता है और वो इसे अब और नहीं होने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामान पर शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी है और इन खबरों के बाद चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 5.58% नीचे आ गया। ट्रेड वॉर की आशंका के मद्देनजर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। और इधर अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उन्हें अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने और विकास करने में सभी क्षेत्रीय पक्षकारों की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ काम करेगा। और आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार वा लोन और क्वाय सोय को रिहा करने का फैसला किया है। देश के गोपनीय कानून के उल्लंघन के आरोप में वा लोन और क्यासो को दोषी ठहराया गया था। गौरतलब है कि दोनों पत्रकारों को यंगून से 12 दिसंबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में बीते सितंबर महीने में दोनों पत्रकारों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित 4 धामों की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। गंगोत्री मंदिर के कपाट सुबह 11:30 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट रोहिणी नक्षत्र के दोपहर 1:15 पर खोले जाएंगे। और बात करते हैं रमज़ान की। जी हाँ, मुबारक महीने रमज़ान की शुरुआत हो गई है। कल शाम को रमज़ान के समय पढ़ी जाने वाली ख़ास तरावीह की नमाज पढ़ी गई। लोग इस महीने में रोज़ा रखते हैं और इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं। बाज़ारों में ख़ास रौनक है। सिवई, खजला और फेनी की मांग ज़ोरों पर है। 30 दिनों के रोज़ों के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के पवित्र महीने शुरू होने पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि रमज़ान का पावन महीना समाज में सौहार्द, खुशहाली और भाईचारा लेकर आएगा। आज विश्व अस्थमा दिवस है। विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में घोषित किया गया। अस्थमा के मरीजों को आजीवन कुछ सावधानियां अपनानी पड़ती हैं। वातावरण में मौजूद नमी अस्थमा के मरीजों को कई प्रकार से प्रभावित करती है। चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। अस्थमा यानी दमा आज एक आम सी बीमारी बन गई है। ये सांस से जुड़ी एक बीमारी है
जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके पीछे वजह है सांस की नली में सूजन या पतलापन आ जाना, जिसके कारण मरीज को फेफड़ों पर ज्यादा दबाव महसूस होता है। ऐसे में सांस लेने पर दम फूलने लगता है, खांसी होने लगती है और सीने में जकड़न के साथ साथ आवाज भी आने लगती है। अक्सर अस्थमा के अटैक आते हैं। यूं तो सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कारण अस्थमा यानी दमा ही है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है, यानी छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अस्थमा अपनी चपेट में ले सकता है। इस रोग के लिए पर्यावरण प्रदूषण और आनुवंशिक कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में इसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में सामान्य व्यक्ति की श्वास नलिकाएं भी मामूली से सिकुड़ जाती हैं। इसलिए इस दौरान अस्थमा की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। लक्षणों के आधार पर अस्थमा दो तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा परागकणों, पशुओं, धूल, गंदगी, कॉकरोच आदि के कारण हो सकता है, जबकि आंतरिक अस्थमा कुछ केमिकल्स के शरीर के अंदर जाने से होता है, जिनमें बढ़ता प्रदूषण, सिगरेट का धुआं आदि इसकी बड़ी वजह है। आमतौर से इस बीमारी का मुख्य असर मौसम के बदलाव के साथ दिखता है। रोज इनहेलर लेने से अटैक पड़ने से बचा जा सकता है, यानी अगर समय पर इलाज करा लिया जाए और थोड़ा एहतियात बरता जाए तो अस्थमा को काबू में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।